हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन्स पे क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपडेट हो आप तक आसानी से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे मौर्य वंश से रिलेटेड जितने टॉपिक बन सकते हैं, मौर्य वंश के संस्थापक और उनके जीवन परिचय के बारे में। फिर लास्ट में हम सम्राट अशोक के बारे में भी चर्चा करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में मौर्य वंश के साथ साथ सम्राट अशोक के बारे में भी है। तो मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश के संस्थापक जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं, यानी मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस के नाम से भी जानते हैं। सैंड्रोकोटस की जो पहचान विलियम जोन्स के द्वारा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को उपाधि एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस हुई थी, और सैंड्रोकोटस की जो उपाधि है उसकी पहचान विलियम जोन्स के द्वारा। इनकी माता मूरी थी, प्रधानमंत्री इनके चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्रधानमंत्री के तौर पे चाणक्य को बनाए थे। चाणक्य की रचना है अर्थशास्त्र। चाणक्य को हम कौटिल्य, विष्णुगुप्त, भारत का मैकियावाली या द्विजर्षभ के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यानी विष्णुगुप्त की किस के उपनाम है आ सकता है तो आप लगा देंगे कौटिल्य। चाणक्य क्या है? साम्राज्य को चलाने के लिए इन्होंने राज्य का साप्तांग सिद्धांत के द्वारा इन्होंने अपने साम्राज्य को चलाने की विधि अपनाई। चंद्रगुप्त मौर्य की जो जाति है ब्राह्मण, इन्हें वैश्य, जैन और बौद्ध उन्हें क्षत्रिय और मुद्रा राक्षस के द्वारा इन्हें शूद्र माना जाता है। उपलब्धि 305 बीसी में इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि 305 बीसी में इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया, और सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद निकेटर ने अपनी पुत्री यानी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। सेल्यूकस निकेटस से हार के बाद, यानी सेल्यूकस निकेटस जब हार गए तो उन्होंने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया, और ना कि विवाह किया बल्कि दहेज के तौर पे इन्होंने ग्रीक यात्री मैगस्थनीज और 4 देश भी दिए। मैगस्थनीज के साथ साथ 4 देश दिए। मैगस्थनीज की बात करें तो मैगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में इन्होंने लिखा है, मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है कि भारतीय जो थे वो लिखना नहीं जानते थे। इन्होंने साफ साफ लिखा है भारतीय लिखना नहीं जानते हैं, इंडिका में इन्होंने वर्णन किया है। मैगस्थनीज 304 से 293 बीसी तक थे। अगर इनकी बात करें तो 4 देश कौन कौन से? हेराक में एरिमा, कांधार में अराकेशिया, बलूचिस्तान में जैंड्रोसिया, काबुल में पेरिपनिसदाई। ये साम्राज्य किसको मिला? चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस के द्वारा। उनकी पुत्री हेलेनी का विवाह भी हो गया। विवाह हुआ तो पुत्र के तौर पे बिंदुसार हुए। इनके चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं बिंदुसार, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो साम्राज्य को बढ़ाएंगे वो बिंदुसार ही बढ़ाएंगे। अगर आगे बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो धर्म है वो जैन धर्म था, और इनके गुरु थे भद्रबाहु। इनके गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य थे। इन्होंने ही सुदर्शन झील पर बांध बनवाया। रुद्रदामन यानी जूनागढ़ अभिलेख में ये मिलता है कि चंद्रगुप्त ने ही कहकर सुदर्शन झील बनवाने के लिए पुष्यगुप्त को, अपने गवर्नर को कहा था। अगर बात करें आगे तो इनके दूत जो हैं मैगस्थनीज के ही थे। अब 12 वर्षों के लिए क्या था ना कि मौर्य वंश में 12 वर्षों के लिए अकाल पड़ गया था, और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है ये जब अपने गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला कर्नाटक के चंद्रगिरी पहाड़ी पर जब जा रहे थे तो बिना खाए पिए इन्होंने संलेखना या संथारा क्रिया के द्वारा अपनी मृत्यु को त्याग दिया, यानी इनकी मृत्यु की प्राप्ति हुई। और फिर इसके बाद पुत्र बिंदुसार हैं, और साम्राज्य को बढ़ाने का कार्य कौन करेंगे? बिंदुसार कहेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद इनका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। बिंदुसार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बिंदुसार का जो समय काल है 298 से 272 बीसी। बिंदुसार को यूनानी साहित्य में अमित्रोकेटस या अमित्रोघात के नाम से जाना जाता है। स्ट्राइबो के अनुसार सीरिया के एक शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में अपना एक दूत डाईमेकस भेजा था। डाईमेकस किसके अनुसार माना जाता है? स्ट्राइबो। और पिलनी के अनुसार मिस्र के शासक टालमी द्वितीय यानी फिलाडेल्फस के एक दूत डायोनिसस ने
बिंदुसार के दरबार में भेजा। यानी बिंदुसार के दरबार में 2 राजाओं ने 2 दूत भेजे। यानी बिंदुसार के दरबार में 2 दूत क्या थे? डाइमेकस और डायोनिसिस। ये इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार के जो दरबारी थे वो कौन कौन थे? डायोमिकस और डायोनिसिस। इंपॉर्टेंट है। डाइमेकस सीरिया के शासक के द्वारा भेजा गया और डायोनिसस मिस्र के शासक के द्वारा। यहाँ पर आजीवक संप्रदाय के अनुयायी, यानी ये जो थे बिंदुसार, ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। इनकी मृत्यु 272 बीसी में हो गई और माना यह जाता है कि इनके पुत्र जो थे, इन्होंने बहुत सारी शादियां की थी, तो इनके पुत्र जो थे 100 से ही ज़्यादा थे। तो 100 में इनके पुत्र में एक पुत्र अशोक था। अशोक के बारे में अब हम देखेंगे। माना यह जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार के गद्दी पर बैठा था। तो अशोक के बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले सकते हैं। सम्राट अशोक के बारे में बात करें तो सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्रों में से एक था जो राजगद्दी पर बैठा और अपने 99 भाइयों की हत्या के बाद ये उत्तराधिकारी की प्राप्ति हुई थी। समय काल की बात करें तो 298 से 272 बीसी। उत्तराधिकारी के युद्ध में इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या के बाद राजगद्दी हासिल की थी। इनका राज्याभिषेक माना जाता है कि 269 बीसी। 272 में ही इन्होंने बैठ गए थे, लेकिन उत्तराधिकारी के युद्ध के बाद 269 बीसी में इन्हें राजगद्दी पर बैठाया गया। इनके पिता बिंदुसार, माता शुंभदागी थी और इनकी बहुत सारी पत्नियां थी। सम्राट अशोक की बहुत सारी पत्नियां थी। उनमें से एक पत्नी थी देवी, जिनके 2 पुत्र और पुत्री, यानी पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्हें श्रीलंका भेजा गया था। इनके युद्धों की बात करें तो कलिंग का युद्ध 261 बीसी में लड़ा गया, जो नंदराज और अशोक के बीच लड़ा गया, जिसमें नंदराज पराजित हो गए। नंदराज की बात करें तो नंदराज हाथी गुफा अभिलेख में इनका वर्णन मिलता है और इस युद्ध में 1 लाख लोगों की मृत्यु और 1,50,000 लोगों को बंदी बनाया गया। अशोक के समय में 14 शिलालेखों के बारे में वर्णन है, जिसमें 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। इनकी भाषा प्राकृत और लिपि खरोष्ठी, ब्राह्मी और आर्मेस्य थी। अगर सबसे पहले प्राप्त अभिलेख की बात करें तो टीफेन टेलर ने 1750 में प्राप्त किया था और सबसे पहले पढ़ा कितने था अभिलेख को? तो जेम्स प्रीसेस ने 1837 में। पहले शिलालेख में पशुवध समाज निषेध के बारे में बताया गया। द्वितीय शिलालेख में दक्षिण भारत के राज्य चिकित्सालय का निर्माण किया गया। 5वें शिलालेख में वर्ण व्यवस्था और धर्म महाग्रंथों की नियुक्ति की गई। 7वें अभिलेख में सर्वधर्म संभाव के बारे में बताया गया और 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस शिलालेख में धम्म यात्रा के बारे में वर्णन किया गया है? तो 8वें शिलालेख में। और 11वें शिलालेख में जो धम्म यात्रा है उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। 12वें शिलालेख में पूर्ण रूप से सभी धर्मों का सम्मान। 13वां आपको मालूम ही है कि कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। ये अशोक से रिलेटेड थे। अब अशोक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, यानी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं इंपॉर्टेंट। आप पहले इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, उसे भी देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बताएं तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में इनका नाम अशोक ही बताया गया। पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन बताया गया है और अशोकों के अभिलेखों में इनका नाम प्रियदर्शी मिलता है। वेंगसांग के अनुसार श्रीनगर की स्थापना, यानी श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी और इसमें अशोक का उल्लेख मिलता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अशोक के समय अशोक का उल्लेख तृतीय बौद्ध संगति और पाटलिपुत्र में हुई थी। इन्होंने 2 स्तूप की स्थापना की, यानी 2 स्तूप, सांची का स्तूप और सारनाथ स्तूप। इनके समय में 2 स्तूप हुई, सांची का स्तूप और सारनाथ स्तूप। भाब्रू अभिलेख में स्वयं को ये मगध का सम्राट बताते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन सम्राट से रिलेटेड थे। हमने मौर्य वंश को देख लिया, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लिया, बिंदुसार को भी देख लिया और बिंदुसार के पुत्र अशोक को भी देख लिया। ये सारे क्वेश्चन आप कलेक्ट करके एक जगह संग्रहित करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।